Hello friends, I hope you all are doing absolutely well. Welcome to my channel Aniket Kadam. In this video we are going to cover essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. So this is very small standard of audit. We will cover in just 10 to 15 minutes max to max. So I have prepared the notes. I will just mail you, just comment your email ID below. I will just mail you the notes that I have prepared. So let's start. So what this essay speaks about? So this essay speaks about the terms that are to be agreed between the auditor and the management. ओके सर, मीन्स जो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में जो टर्म्स होते हैं वो इस ऐसे में कवर किया गया है. येस, इन शॉर्ट यू कैन से लाइक दैट. मीन्स इफ द ऑडिटर इज डूइंग ऑडिट ऑफ सम फर्म, he has to agree or he has to mention some terms and condition while doing the audit. So that all things are given in essay 210. That is दो जन एक होने वाले, that is auditor and the management. So the management term can also be used as those charged with governance. Okay, means sir management को हम those charged with governance भी बोल सकते हैं. Yes, you can tell, but it is applicable to some entities according to their legal financial reporting framework. अगर उनको गवर्नेंस, दो चार्ज विद गवर्नेंस बोल सकते हैं, मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं. तो इन दोनों के साथ जो टर्म्स एग्री होने वाले हैं उनको हम बोले इस ऐसे में कवर करने वाले. ओके, सो सर फ्रॉम व्हाट दिस terms of engagement comes? So first of all it can come from the law and regulation of that country. The law may prescribe some terms that are fixed. You have to mention in that audit engagement. Second point is that the governance structure, it can be dependent on the governance structure of that entity. Means कितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से भी ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड हो सकता है कि कितने एक्सटेंट तक हमें ऑडिट करना है उस फर्म का. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? द टर्म्स which are agreed between the management, or we may also say that those charged with the governance and the auditor, we will cover in this essay, that is essay 210. So these terms can come from the law and regulation. Second, the governance structure of that entity. So till this point you all guys are clear, I hope so. So we will move forward. तो एग्रीड टर्म्स में क्या क्या होना चाहिए? मतलब हमने देख तो लिया कि हाँ सर लॉ एंड रेगुलेशन बोल देगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बोल दिया, पर उसमें होना क्या चाहिए सर, आप बोल सकते हो क्या? यस, वी कैन से दैट. सबसे पहले उसमें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है इस ऑडिट के दरमियान. सेकेंड, जो मैनेजमेंट है, दो चार्ज विद गवर्नेंस है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो हमें उसमें लिखना है. तो क्या क्या लिखना है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड, ये ऑडिट करने का मोटिव क्या है, ये ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको लिखना है. सो थर्ड पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, द मोटिव ऑफ द ऑडिट, वी हैव टू राइट इट इन इट. ओके, तो हमने देख लिया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में. वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ दैट एंटिटी. सो व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी? सर बहुत बार सुन लिया, व्हाट आर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी. सो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी मीन्स द मैनेजमेंट, द इंटरनल मैनेजमेंट में डिसाइड कि ये ऐसा ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए फाइनेंशियल्स का, तो उसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. या लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है. तो दिस इज नॉट एन कॉम्पैक्ट डेफिनेशन, दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. इट इंक्लूड्स द इंटरनल कंट्रोल, कंपनीज एक्ट, law and regulations, all this is covered in the legal framework. So this much this thing. So we will just recall what are the things covered. Auditors responsibility, management's responsibility, the objective of the audit. Fourth thing is to check the legal reporting framework, financial reporting framework of that entity. तो कभी कभी लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर देता है. इट इज fixed that these are the responsibility of the management. So these terms could not be mentioned in the audit engagement.
मीन्स ऑडिट एंगेजमेंट में ये टर्म्स लिखे नहीं गए तो भी चल सकता है, पर कब सर? जब मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया दीज आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू फॉलो। सेकेंड, कि जो लॉ एंड रेगुलेशन ये बोल रहा है कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लॉ एंड रेगुलेशन वो कंपनी को अप्लाई होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ही ये आप बोल सकते हो कि ये एंगेजमेंट में नहीं लिखा हुआ है। सो ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये सब चीज़ें एक ऑडिट एंगेजमेंट में लिखी जा सकती है, या कोई भी एक सूटेबल फॉर्मेट जो कि लिखा हुआ होना चाहिए। इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट, सो इट कैन बी इन ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, या इन एनी अदर सूटेबल फॉर्मेट विच शुड बी इन रिटन फॉर्मेट। So next point, you must have the doubt that why we are entering into an engagement letter. So guys, it is in the interest of both, for the auditor and the management or those charged with the governance, to enter into an audit engagement. So this will avoid the misunderstanding between the auditor and the management and those charged with the governance, because the management is expecting something from the auditor will give something to the management. This will defame our institute ICAI, and this will lead our profession to negative growth. So it is very important that the terms of the audit must be clear to both. So what the auditor is delivering to the management, to those charged with governance, all the things must be covered in the audit engagement. So this will reduce the misunderstanding between them. Okay. सो हमने पढ़ा कि क्या क्या होता है उसमें। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है उस एंटिटी का, वो सब हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ होता है। कभी कभी लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है, पर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करते समय आपको देखना है कि वो लॉ एंड रेगुलेशन वो एंटिटी को एप्लीकेबल है या नहीं, या मैनेजमेंट है वो एक्सेप्ट कर रही है कि यार हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये फॉलो करना है। अभी आगे बढ़ते समय, क्या एंगेजमेंट लेटर हर साल हमें रिन्यू करना पड़ेगा? मतलब अगर एक ऑडिट है, वो कंटिन्यू ऑडिट चल रहा है या हर साल ऑडिट होने वाला है, तो क्या हमें हर साल एक एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा कंपनी के साथ? तो इसका आंसर है येस, वी हैव टू एंटर इनटू एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर विद दैट कंपनी अलोंग विद द eligibility certificate. So what is eligibility certificate? So you have to read the section 139 of the Companies Act to understand what is eligibility certificate. क्या वो ऑडिटर एलिजिबल है, या रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल होने वाला है उस कंपनी को, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और क्लिक द बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफाइड for that video also. So we have to click सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर, उसके साथ एलिजिबिलिटी लेटर, वो ऑडिटर एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द कंपनी, कि जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कंपनी ने उसके साथ उसको वो भी अटैच करना है। तो फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि अगर सब्सिक्वेंट चेंजेस होते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए अपने पास कि यार ये ऑडिटर कब आया ये कंपनी में, ये एलिजिबल है या नहीं, या ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा है और ये क्या डिलीवर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ रिकरिंग ऑडिट। व्हाट इज़ रिकरिंग ऑडिट? तो मैंने बोला था कि यार हर साल ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है, हमें हर साल एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा। पर कुछ कुछ केसेस में दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप ये चीज़ रोक भी सकते हो कि यार हर साल एंगेजमेंट लेटर में नहीं जाना है, एक ही साल एंगेजमेंट लेटर बना देंगे, ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। पर कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको उस समय एंगेजमेंट लेटर वापस एंटर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मैनेजमेंट को कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है आपके ऑडिट रिपोर्ट से, ठीक है, आपको इंट्यूशन दैट द मैनेजमेंट इज अंडर सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टिंग सम अदर थिंग फ्रॉम अस। ओके, सेकेंड, देर इज मैसिव चेंज इन द बिजनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ हुम वी आर डूइंग द ऑडिट। जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं उनका बिजनेस ही चेंज हो गया है। थर्ड, जो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या की मैनेज मतलब के मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉप लेवल के पर्सन है वो ही चेंज हो गए। मैंने क्या बोला है वापस से बोलिए। फर्स्ट, व्हेन यू मतलब जो मैनेजमेंट है दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एंगेजमेंट टर्म्स। सेकंड, द BOD और द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज बीन चेंज, द मैसिव बिजनेस और द कोर बिजनेस हैज बीन चेंज्ड। फोर्थ, वी आर एंटरिंग इनटू सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हम खुद से उनसे कुछ स्पेशल अल्टरेशंस या कुछ अलग चीज़ें अल्टर करना चाहते हैं एंगेजमेंट में। ये 4 चीज़ें। और उसके बाद जो है वो ICAI प्रोनाउंसमेंट्स में या ICAI लीगल लॉ एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस आए हैं, वो हमें एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है रेटिफिकेशन, मतलब मैनेजमेंट हमें फोर्स करिए कि सर आपने जो एंगेजमेंट लेटर एंटर किया है हमारे साथ उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। मीन्स इन दैट केस वी हैव टू सी दैट द टर्म्स द मैनेजमेंट आर रिक्वेस्टिंग विथ अस आर मतलब appropriate, means on that basis we will able to form an opinion on that company. Are they imposing some restriction on us? ये सब चीज़ें देख के उनके हमें रेक्टिफिकेशन जो आने वाले उनकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। पर सर ये वो क्यों करेंगे कि हमें रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि क्या हो सकता है, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहले उन्हें ऐसे जो if there is some misunderstanding regarding the nature of audit that we are conducting and what they were expecting from us, उनको लगा कि यार इंटरनल ऑडिट से पूरा काम हो जाएगा पर नहीं हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट लॉ एंड रेगुलेशंस को करना पड़ेगा, तो उन्हें हमारे साथ एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। चेंज इन द सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस। सेकंड, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नोटिस of nature and the audit or related service originally requested, or third, restriction on scope of engagement whether imposed by management and the circumstances, मतलब कुछ ऐसे restrictions आ गए मैनेजमेंट के ऊपर या circumstances लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे चेंज हो गया कि वो एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये था ऐसे 210 दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट कीजिए। आपके कोई सजेशंस होंगे या कुछ नोट्स होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे इस ऐसे के रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट आउट बिलो एंड कमेंट योर email ID so I can mail you this notes as soon as possible. So thank you so much. Keep smiling and keep loving. Bye bye.